सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इम्पोर्टेंट इसलिए कि आज के इस लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि इंटरनेशनल रिलेशन पिछले एक साल का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे आप 68 बीपीएससी मेंस दे रहे हो, 69 की तैयारी कर रहे हो, 70 की तैयारी करो, या यूपीएससी मेंस, या आप किसी भी अदर स्टेट पीसीएस मेंस की तैयारी कर रहे हो जहां आपको इंटरनेशनल रिलेशंस क्वेश्चन पूछा जाता है, उनके लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। और इस लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ लिस्ट ऑफ टॉपिक आपको दिख रहा होगा, लगभग 20 इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं इसको कवर करूंगा। और ये अभी मैं लेक्चर जो ले रहा हूँ ये आपका हिंदी का पीडीएफ है, बाकी इंग्लिश का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। आप वहाँ से हिंदी एंड इंग्लिश दोनों का जो है इसका पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जब मैं इसको अभी लेक्चर लूँगा तो इसमें दोनों चीज़ें मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्कस कर दूंगा, तो आपको चीज़ें समझने में आसानी होगा। तो अब यहाँ पे जो है ये जो आईआर है, जो टॉपिक है, इसमें सबसे पहले वो लिस्ट ऑफ टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या मैं चीज़ें डिस्कस करूँगा। हालांकि इसके पहले एक वीडियो ऑलरेडी मैं करंट अफेयर्स लाया जिसमें कि उसमें नेशनल इवेंट का और जो इंटरनेशनल जितना भी घटनाक्रम था उसको भी मैं बहुत सारा में टॉपिक डिस्कस किया हूँ। उसके बाद भी लगा कि नहीं, अभी बहुत सारा ऐसा इंपॉर्टेंट है जो कि 68, 69 और 70 में पूछा जा सकता है, तो उसको भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। बाकी अभी ये तो क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन डे बाय डे चेंज होता है, बाकी समय समय पे आगे भी मैं इसका वीडियो लाते रहूँगा। लेकिन हाँ, अभी जो है पिछले एक साल का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसको मैं इसमें डिस्कस करूँगा, बहुत टू द पॉइंट डिस्कस करूँगा। आपका अधिक टाइम भी बर्बाद नहीं करूँगा और कोशिश करूँगा 1 घंटे में जितना टॉपिक हो जाए उसको कवर कर दूँ। अगर कुछ टॉपिक बच जाएगा तो इसको मैं दूसरे वीडियो में आराम से कवर कर दूँगा। सबसे पहले वो लिस्ट ऑफ टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला है भारतीय विदेश नीति, जो फॉरेन पॉलिसी उसके सामने क्या चुनौतियां हैं, साउथ एशिया के सामने क्या चुनौतियां हैं, किस तरह से जो है ना एक चाइना जो है ना पूरे ग्लोबल लेवल पे कैसे उभर रहा है उसको करेंगे। भारत चीन क्या विवाद है, भारत नेपाल क्या संबंध है, भारत बांग्लादेश, भारत यूएसए, भारत रशिया, भारत यूएई, इंडिया, वेस्ट एशिया एंड फेडरल एशिया में क्या रिलेशन है। फिर रशिया यूक्रेन जो लगभग 1 साल से अधिक जो लड़ाई चला इसका क्या इम्पैक्ट है। फिर इंडिया यूएसए चाइना ट्रायंगल देखेंगे, G20 G7 को करेंगे, बिमस्टेक सार्क को करेंगे, सॉफ्ट पावर और इंडिया में क्या है वो करेंगे। फिर WTO चाबहार बंदरगाह और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर देखेंगे। फिर UN जो आपका सुरक्षा परिषद में क्या प्रॉब्लम है उसको, फिर गुटनिरपेक्ष आंदोलन, फिर साउथ साउथ कॉपरेशन, ये सब हम टॉपिक कवर करने वाले हैं। बाकी इसके पहले वाले वीडियो में बहुत कुछ कवर कर दिया हूं, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है मेंस आईआर करके, आप जाके इसी यूट्यूब पर उसको आराम से देख सकते हैं। बाकी देखिए, जो भी मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे 68 जिनको देना अभी जो 12 मई से होने वाला है, या 69 या 70 अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, तो मेरा ये चैनल आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। क्योंकि इस यूट्यूब पे आपको प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको हिस्ट्री का कंप्लीट लगभग 27-28 वीडियो मिल जाएगा, मेंस का, पॉलिटी का मिल जाएगा, लगभग इसमें 50 से ज़्यादा मॉडल आंसर मिल जाएगा, शॉर्ट लॉन्ग सब कुछ मिल जाएगा, साइंस टेक का मिल जाएगा। तो ओवरऑल ना कंप्लीट मेंस का पैकेज आपको इसी यूट्यूब पर मिल जाएगा, आप उसको देखें, बेस्ट कंटेंट के साथ है। बाकी जिनको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक हर एक वीडियो लेक्चर में दिया रहता है, वहाँ जाकर आप ज्वाइन करके उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें और वहाँ से आप उसको आराम से इजीली कवर कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशन की जहाँ तक बात आती है तो इसमें सबसे पहली बात, एक न तिरुवल्लुवर जो तमिल साहित्य के बहुत महान कवि हुए, उनका एक कहना है कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में के अनुरूप जीना ही बौद्धिकता है। मतलब कि ये लाइन आप जो है ना अगर ऐसे लिख रहे हैं। हाँ, और एक मैं बात बताना भूल गया, ये जो मैं अभी लेक्चर ले रहा हूँ ये तो आपका आईआर में तो यूज होगा ही होगा, बीपीएससी पेपर फर्स्ट में। साथ ही साथ अगर अभी आप ऐसे लिखेंगे तो ऐसे अगर इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर अगर आ जाएगा तो वहाँ भी आपको ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो इसलिए इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले आप पेन और कॉपी लेके बैठिए, इसको नोट डाउन कीजिए। ये पीटी का क्लास नहीं, ये मेंस का क्लास है और ये बेस्ट कंटेंट के साथ है। आपको लोग को इसका फायदा उठाना चाहिए। तो आप इस कोटेशन को लिख सकते हैं ऐसे में कि बदलते वैश्विक परिदृश्य के अनुरूप ही जीना बौद्धिकता है। ये तिरुवल्लुवर जो तमिल के महान साहित्य हैं उनका ये कहना है। अभी हमारे देश की वर्तमान में
इंडियन फॉरेन पॉलिसी किस तरह से चल रहा है, हमारी विदेश नीति वर्तमान में कैसी है, अगर आपको इसको जानना हो तो जो अभी विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब हैं, उनका एक स्टेटमेंट बहुत ही फेमस है, रायसीना डायलॉग में जो दिल्ली में हर एक साल होता है, उन्होंने इस साल बोला है उनका देखिए स्टेटमेंट कितना सटीक है। उनका ये कहना है, हमें इस बारे में आश्वस्त होना होगा कि हम कौन हैं, मतलब इंडिया कौन है। मुझे लगता है कि दुनिया जैसी भी है उसे उस रूप में खुश करने की बजाय हम जो है उस आधार पर विश्व से बातचीत करना बेहतर होगा। मतलब ये है, अगर मान लीजिए कोई अमेरिका या कोई रसिया या कोई यूरोपीय यूनियन का कोई देश अगर वो चाहता है कि नहीं इंडिया हमारे अकॉर्डिंग बात करे, नहीं ये नहीं है, ये हमारे लिए बेहतर नहीं है, बेहतर ये है कि हम जैसा है उसके बेसिस पर हम बात करें। यह राय जिसे हमारे लिए अन गढ़ते हैं कि कहीं ना कहीं हमें अन्य वर्गों की मंजूरी की ज़रूरत है, मुझे लगता है कि उस दौर को हमें पीछे छोड़ने की क्या है ज़रूरत है। ये अभी हमारे देश की विदेश नीति का आप कह सकते कि थीम लाइन है। हम कहीं ना कहीं इसी जो है लाइन पे अभी हमारे विदेश नीति चल रही है। हम अपना हित देखते हैं, चाहे वो रशिया के साथ संबंध हो या अमेरिका के साथ संबंध हो या चाइना के साथ संबंध हो, कुछ भी हो। अभी कल जो है ना शंघाई कॉरपोरेशन का जो मीटिंग हुआ जिसमें कि रक्षा मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री और चाइना के रक्षा मंत्री के बीच जो संवाद हुआ, उसमें चाइना ने ये कहा कि कुछ ना हम सीमा पर एक समझौते की बात करते हैं, लेकिन भारत ने इसको पूरे सिरे से खारिज कर दिया। कहने मतलब ये है कि हमारी विदेश नीति, हमारा देश है, हम एक संप्रभु देश हैं, किसी देश के खातिर हम अपनी विदेश नीति को क्यों बदलें, हम जैसा हैं वैसा ही हम रहेंगे और दुनिया को ये चीज़ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एस जयशंकर साहब कई सारे मंचों पर इस बात को बार बार बोलते आए हैं और जब भी कभी एस जयशंकर साहब कहीं भी दौरा करने जाएं, आप उनके स्टेटमेंट को बहुत ही गौर से सुनिए, क्योंकि उनके स्टेटमेंट का बहुत ही बड़ा जो है वैल्यू होता है। इसलिए इस स्टेटमेंट में यहाँ पे लिख के लाया, आप इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें। अब आइए सारे लिस्ट और टॉपिक मैं धीरे धीरे कवर करता हूँ। एक चीज़ और, कई सारा कमेंट या मैसेज आता है कि कौन सा बैच कैसे चलता है। मैं बता दूं कि 69-70 अगर आप तैयारी कर रहे हैं पीटी या मेंस का, तो अभी मेंस का डेली आंसर प्रोग्राम चल रहा है। आप इस नंबर पे जो आप आराम जो कॉल करके पता कर सकते हैं, जिसमें कि आपका मेंस का ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, उसके बाद आपका एसे का आंसर प्रोग्राम सब चल रहा है। तो अभी 28 अप्रैल से एक शुरू किया हूं जिसमें कि हिस्ट्री से स्टार्ट कर 69 के लिए, बाकी 5 मई से एक नया बैच 69 के लिए करेंगे जिसमें कि इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। बाकी एसे का भी नया बैच शुरू है। जिनको भी ज्वाइन करना आप इस नंबर पर कॉल करके पता कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे हाँ, इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ने से पहले आपको कुछ लोकेशन पता होना चाहिए। तो मैं कुछ आपको लोकेशन बता दूं, जैसे कि आपको, जैसे कि ये देखिए, ये पूरा का पूरा आपका एशिया महादेश है। अब एशिया महादेश में भी अगर इसको आप बांटिएगा ऐसे करके, इसको बीचों में बांटिएगा, ये आपका इधर पश्चिम होता है, इधर पूरब होता है, तो ये पूरा वेस्ट एशिया ये इलाका, फिर यहाँ मिडिल एशिया है, ठीक ना, फिर ये इलाका इंडिया, ये जो सब जो पड़ोसी देश है ये साउथ एशिया है। तो ये आपको लोकेशन पता होना चाहिए। उसी तरह देखिए यहाँ पे एक ईरान है आपका, ईरान जो है यहाँ पे इंडिया चाबहार बंदरगाह बना रहा है इसके तट पे। फिर आपका जो है ना इधर अमेरिका हो गया, फिर यहाँ देखिए यूक्रेन है, इधर बगल में रसिया है, फिर ये पूरा चाइना है, फिर यहाँ ऑस्ट्रेलिया है। तो इस तरह से आपको कुछ कुछ चीज़ें पता होनी। यहाँ भूमध्य सागर है, फिर ये जो है ना आपका यहाँ मिस्र है। तो ये सब कुछ लोकेशन आप एक बार ध्यान में रखिए, चीज़ें आपके लिए क्या होगा, बेहतर होगा इसको समझने में। बाकी जहाँ जहाँ हमको लोकेशन का जरूरत पड़ेगा वहाँ मैं इसको बता दिया करूँगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, सबसे पहली बात, जो हमारी वर्तमान की जो विदेश नीति है वो कैसी है, विदेश नीति क्या होता है और इसके सामने क्या क्या समस्या मैं इसको डील करता हूँ। देखिए, विदेश नीति या फॉरेन पॉलिसी सिंपल सा क्या है कि एक ढांचा है, एक स्ट्रक्चर है जिसके भीतर किसी देश की सरकार बाहरी दुनिया के साथ अपने संबंधों को अलग स्वरूपों यानी द्विपक्षीय, क्षेत्रीय या मल्टी जो है ना बहुपक्षीय रूप में संचालित करती है। ये हमारी विदेश नीति है। वहीं जो आपका जो बोलते हैं कूटनीति, जिसको डिप्लोमेसी बोलते हैं, कूटनीति या डिप्लोमेसी किसी देश की विदेश नीति को प्राप्त करने की दृष्टि से विश्व के अन्य देशों के साथ संबंधों को एक तरह से चलाने का कौशल है। तो अब जो डिप्लोमेसी या जो कूटनीति की जो चाल जिसको हम बोलते हैं, कूटनीति देखिए मेनली 2 तरह का होता है। एक होता है ट्रैक 1 जिसको हम बोलते हैं कि औपचारिक, मतलब ये फॉर्मल होता है। इसमें सरकारी लेवल के व्यक्ति, एक देश के सरकारी व्यक्ति दूसरे से बातचीत करते हैं। और एक होता है ट्रैक 2, इसमें गैर सरकारी NGO
की लोगों की बात होती। एक अभी लेटेस्ट चला है 1.5 डिप्लोमेसी। ये क्या है, कुछ राजकीय अधिकारी भी और कुछ गैर सरकारी अधिकारी भी जो है आपस में दो देश के बात करते, इसको 1.5 जो है ना डिप्लोमेसी कहते हैं। अभी जो है ना म्यांमार को लेके, जो म्यांमार जैसे संकट है आज भी पेपर में आया है, तो वहाँ अभी 1.5 डिप्लोमेसी के जरिए जो है ना वहाँ की सरकार से बातचीत हो रही। इंडिया भी इसमें एक जो है ना भागीदार देश है। आप इसको देख सकते हैं। पूछ सकता है इंटरव्यू में, कभी कोई पूछता है कि ये ट्रैक 1 ट्रैक 2 डिप्लोमेसी आप क्या समझते हैं, तो बाकी आप एक बार इसको देख लीजिएगा। अभी हमारे देश की जो विदेश नीति है उसका जो बेसिक थ्योरी क्या है, आखिर हमारी विदेश नीति किस आधार पर चल रही है, इसमें सबसे बड़ा जो सिद्धांत है वो है पंचशील का सिद्धांत। 1954 में चीन के तिब्बत क्षेत्र तथा भारत के मध्य संधि स्थापित करने हेतु ये हुआ था पंचशील के बाद में जो है ना यही भारतीय विदेश नीति का एक मेन जो है ना आपका संचालित करने का जरिया बन गया। तो पंचशील समझौता क्या कहता है, इसमें पहला है कि कोई एक दूसरे की जो है ना क्षेत्रीय जो रीजनल जो अखंडता के हम सम्मान करेंगे, हम एक दूसरे पर कभी आक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, समता व आपसी हम लाभ के लिए काम करेंगे और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात इसमें किया गया है पंचशील समझौते। और यही हमारा एक सिद्धांत होता है किसी भी देश के साथ संबंध को स्थापित करने का। बाकी हमारा विदेश नीति का दूसरा जो सबसे बड़ा जो की टर्म हम बोल सकते हैं वो है 1961 में गुटनिरपेक्षता का जो आंदोलन चलाया गया था। आपको पता होगा 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुआ उसके बाद दुनिया दो गुट में बट गई। एक गुट में अमेरिका, दूसरे में यूएसएसआर जिसको हम सोवियत संघ बोलते हैं वो था। तो इस समय दुनिया टू पोलर थी, मतलब दो ध्रुव था, एक अमेरिका एक रशिया। लेकिन जो नए आज़ाद हुए देश थे एशिया अफ्रीका के, उन सब देशों ने ना इस गुट में शामिल हुआ ना इस गुट में शामिल हुआ। 1961 में जो गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया गया जिसमें कि इंडिया के नेहरू जी जो प्रधानमंत्री थे, फिर मिस्र के थे और भी 2-3 देशों के जो वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष ने मिल के जो है ना आपको गुट निरपेक्ष की स्थापना किया। आगे जाके इसमें अभी वर्तमान लगभग 120 दुनिया के जो देश हैं। एक चीज़ मैं और बोलना चाहता हूँ, आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि प्रथम दुनिया के देश, तो अमेरिकी गुट में शामिल जो देश थे वो प्रथम दुनिया के देश हैं। जो सोवियत संघ के साथ जो देश शामिल थे लगभग उसको हम सेकेंड दुनिया के देश बोलते हैं। अब बाकी जो गुट निरपेक्ष मोटा मोटी जो देश है उसको हम थर्ड दुनिया के देश को भी नाम से जानते हैं। आप ये देख लीजिए। बाकी पूरे दुनिया में कुछ और भी टर्म है, जैसे कि एक है कि साउथ साउथ सहयोग। साउथ सहयोग का मतलब है कि खास करके दक्षिणी गोलार्ध में जो आपका उत्तरी अमेरिका है, अफ्रीका है, एशिया के देश हैं जैसे कि भारत हो गया, चाइना हो गया, और भी जो देश हैं इसको हम बोलते हैं दक्षिण सहयोग। बाकी जो नॉर्थ के जो अमेरिका के देश हैं, पश्चिमी यूरोप के देश हैं, इस लोग अपने आप को नॉर्थ के जो है देश कहते हैं। तो एक जो है ना डिवीजन ये भी नॉर्थ और साउथ जो गोलार्ध में भी आपको डिवीजन देखने को मिलता है। और बाकी हाल ही में कुछ दिन पहले ना इंडिया में ही साउथ कोऑपरेशन का मीटिंग भी हुआ था, आप उसको देख लीजिएगा। मैं इसका PDF पहले शेयर कर दिया था अपने टेलीग्राम पे। ये हो गया। बाकी हमारा दूसरा है गुजराल डॉक्ट्रिन। ये सिंपल ये कहता है 1996 में उसमें हमारे देश के विदेश मंत्री गुजराल साहब थे, बाद में जो देश के प्रधानमंत्री बने। उनका सिंपल एक कॉन्सेप्ट है कि पड़ोसी देशों को हमको बिना किसी स्वार्थ या बिना किसी उनसे लाभ की उम्मीद किए बिना जो है ना उनको हमको सहायता करनी चाहिए। ये हुआ गुजराल डॉक्ट्रिन का सिद्धांत था। नाभिकीय सिद्धांत भी हमारे विदेश नीति को डिफाइड करता है, इसमें कि हमारा जो आपको पता है कि भारत एक परमाणु संपन्न देश है। 1974 में पहला और 98 में दूसरा हमने मतलब कि टेस्टिंग किया था परमाणु का। तो इंडिया का नाभिकीय सिद्धांत सिंपल ये कहता है कि हम तब तक किसी पर हमला नहीं करेंगे जब तक भारत पर हमला ना किया जाए, और साथ ही भारत किसी गैर नाभिकीय देशों पर हम कभी भी हमला नहीं करेंगे। ये हमारा सिद्धांत है। बाकी हमारे विदेश नीति में जो मेन कुछ सिद्धांत, एक्ट ईस्ट पॉलिसी जब से मोदी जी आए हैं तब से चल रहा है। बाकी कनेक्ट सेंट्रल एशिया एंड वेस्ट एशिया हमारा चल रहा है। बाकी अफ्रीका के साथ संबंधों पर हम बेहतर जोड़ कर रहे हैं। बाकी आसियान हो गया, इन सब देशों के साथ हमारी विदेश नीति अभी इर्द गिर्द घूमती है। बाकी हमारी वर्तमान की अगर देखा जाए कोविड के बाद या कोविड के रेंज में हमारी विदेश नीति किस तरह से चल रही है, तो देखिए सबसे पहली बात हमारी विदेश नीति क्या है, हम सभी देशों के साथ जो है एक परस्पर संवाद एक जो है ना मतलब कनेक्ट करने की हम स्थापना कर रहे हैं। बाकी वर्चुअल रैली हो रहा है, चाहे ब्रिक्स के साथ, सार्क के साथ, G20, G7 या और भी जितने भी हैं, जहाँ जहाँ ऑनलाइन या ऑफलाइन जरिए हम लोग मिल रहे हैं।
वैश्विक महामारी में हमने पूरी दुनिया को दवाई दिया, वैक्सीन दिया, ये कहीं ना कहीं वफुदम कुटुम्बकम को लेके है, हमारी विदेश नीति है। खाड़ी देशों को भी हमने दवाई दिया। पाकिस्तान की आतंकी घटनाओं के जवाब में हम सर्जिकल स्ट्राइक भी करने पर नहीं चूक रहे हैं, और हिंद प्रशांत के देशों के साथ हम मधुर संबंध बनाए हुए हैं। फिर चाइना के एग्रेसिव पॉलिसी का भी हम जवाब दे रहे हैं, चाहे क्वाड का निर्माण हो या ITU का निर्माण हो, तो हम ये सब प्रयास कर रहे हैं। तो अब ये तो हो गया, ठीक है, हम ऐसा काम कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारे विदेश नीति के सामने क्या मेन चैलेंजेज है। तो पहला है कि विश्व के प्रमुख जितना भी पावर है के साथ हम संबंध स्थापित करने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, जैसे कि अगर रसिया भी मेरा मित्र है, अमेरिका भी मित्र है, अब रूस के साथ नज़दीकी बढ़ने पर रसिया को दिक्कत होता है, अमेरिका को दिक्कत होता है, अमेरिका के साथ नज़दीकी बढ़ने पर रसिया को दिक्कत होता है। कहीं ना कहीं जो है ना, ये हमारे साथ एक बड़ी समस्या ये है कि हम कैसे आगे बढ़ें। दूसरा, किस तरह से जो पूरे दुनिया में जो ग्लोबल लेवल पे जो है ना, चीन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मोतियों की माला, आपको पता है कि ये भारत है, इधर इधर जो आपका बांग्लादेश है, म्यांमार है, यहाँ पे श्रीलंका है, यहाँ पे मालदीव है, यहाँ पे पाकिस्तान है। तो ये चाइना क्या किया है कि आपका म्यांमार में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, फिर मालदीव में, फिर यहाँ आपका पाकिस्तान में पोर्ट या बंदरगाह का निर्माण किया, जो कहीं ना कहीं कहा जाता है ये भारत को घेरने की नीति है, इसको मोतियों की माला कहते हैं, ये हो गया। फिर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, आपको पता है कि चीन जो है ना 2013 में अपना एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट लाया, जिसके जरिए जो है वो रोड के जरिए जो है ना एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ जुड़ रहा है, जिसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहा जाता है। ये हमारे सामने बड़ी समस्या है। रूस के साथ कभी रिश्ता, अभी हाल फिलहाल जब फिर रशिया की लड़ाई हुआ तो हम तो खैर तटस्थ हैं, लेकिन हाँ फिर भी कभी कभी मामला जो है ना गड़बड़ दिखाई पड़ता है, उतना भी नहीं, हाँ मोटा मोटी है थोड़ा बहुत, ठीक ना। फिर एशिया या प्रशांत व हिंद महासागर में अमेरिका पर विश्वास करना कभी कभी लगता है सही प्रतीत नहीं होता है, मतलब ये भी हमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी पाकिस्तान द्वारा कुछ आतंकवादी गतिविधियां हो रहा है, ईरान के साथ संबंध, चूँकि चाइना के ऊपर प्रभाव बढ़ गया, वहाँ चाबहार बड़ा बंदरगाह है। अफगानिस्तान से जैसे अमेरिकी सेना वापस जा रही है, वो भी चली गई, वो भी हमारे तालिबान का वहाँ शासन आ गया है। तो अब हमको जो है ना आगे देखिए, इसमें चीन एक मजबूत जो है ना सैन्य भी, आर्थिक भी उभार उसका हो रहा है। फिर मध्य पूर्व में बदलती समीकरण, कभी कभी फलस्तीन इजराइल का झगड़ा हो जाता है, रशिया यूक्रेन लड़ाई, ये सब हमारे विदेश नीति के सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। अब आगे की राह हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहला, हमको अपने पड़ोसी देशों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक ना, उनके साथ मित्रवत संबंध रखना चाहिए। आर्थिक हित हमारा सबसे पहले होना चाहिए। पाकिस्तान के साथ वार्ता का रास्ता खुला होना चाहिए, और रूस को अपना हम जो एक जो पारस्परिक मित्र जो हमको उसको बने रहना पड़ेगा। और हम कहीं ना कहीं जो सुरक्षा परिषद या सिक्योरिटी काउंसिल अस्थायी सदस्यता के लिए हमेशा हमको मांग करना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए मैं ये जो लेक्चर ले रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ टू द पॉइंट, जो एग्जाम में रिलेवेंट है वही चीज़ डिस्कस किया जाए, ना ही ज़्यादा ना ही कम, हाँ जो एग्जाम में पूछेगा वही। बाकी पढ़ने को देखिए बहुत कुछ है, ज़्यादा कुछ पढ़ फिर टाइम की भी तो कमी होती है, तो आप बस जितना बताया जा रहा हूँ उतना करें। बाकी आप इसको अपने लेवल पर भी बहुत कुछ गूगल से सर्च करके भी पढ़ सकते हैं, पढ़ाई का कोई अंत नहीं है, लेकिन हाँ टू द पॉइंट पढ़ें, सिलेबस का पढ़ें, वही ज़्यादा मतलब कि इफेक्टिव है। बाकी इंडिया और साउथ एशिया का देखिए, क्या आपको पता है कि साउथ एशिया में लगभग जो है ना 7 देश है, कुछ ऐसे विद्वान इसको अफगानिस्तान को भी रखते हैं, लेकिन इसमें भारत, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव है, 7 देश मिलित। अब ये पूरे एशियाई महाद्वीप का 10% है, ये 7 एशियाई मतलब कि दक्षिण एशियाई देश। बाकी इसमें 165 करोड़ की आबादी सब मिलाकर रहती है। अब देखिए इस क्षेत्र में क्या मेन चैलेंजर या क्या मेन चुनौतियां हैं। देखिए सबसे पहला क्या है कि देशों के समक्ष जो है आर्थिक और राजनीतिक समस्या क्या क्या है। भारत के पास मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन है, जॉबलेस ग्रोथ हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात ये है। फिर नेपाल में जब आप जाएंगे तो वहाँ अत्यधिक वहाँ बाह्य जो है ना ऋणों से वो ग्रसित है, और वहाँ कहीं ना कहीं राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिलती है। म्यांमार में क्या समस्या, वहाँ सैन्य शासन जुंटा का चल रहा है, और वहाँ निर्वासित सरकार जो के बीच में कहीं ना कहीं संघर्ष चलता रहता है। बांग्लादेश आर्थिक संकट से कुछ जूझ रहा है, वहाँ धार्मिक कट्टरता भी बढ़ रहा है। पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता के साथ साथ आर्थिक संकट भी है, और अफगानिस्तान पे तालिबान का कब्जा। ये सब ने अगर क्वेश्चन ये पूछेगा वर्तमान समय में भारत के पड़ोसी देश आर्थिक और राजनीतिक संकटों से जूझ रहा है, उदाहरण सहित वर्णन करते, आपका इसी में अगर पूरे को आपको डील कर सकते हैं। इस ये जो लेक्चर है, एक लेक्चर में कई सारे आंसर सॉल्व हो सकते हैं, बाकी हाँ ध्यान से आप देख लीजिए। दूसरा संकट क्या है, आर्थिक एकीकरण का। साउथ एशिया के देशों में व्यापार बहुत ही कम होता है।
परिवहन कनेक्टिविटी काफ़ी कम है, चीन का बढ़ता इन सब इलाके में प्रभाव है, और कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज से सबसे अधिक प्रभावित देश इसी एरिया के हैं। अब आगे की राह क्या करना चाहिए? इंडिया को एक केंद्रीय भूमिका निभानी चाहिए, क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाना चाहिए, सार्क या उसके अंतर्गत जो साफ्टा है, जो मतलब साउथ सार्क का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उस पर फोकस करना चाहिए, उसको बहाल करना चाहिए। और विश्वास बहाली बहुत बड़ा चीज़ है इन सब देशों के लिए, क्योंकि विश्वास में कमी ही इन क्षेत्रों के लिए ना एक बहुत बड़ा कारण है, इस पर काम करना चाहिए। बाकी अब वैश्विक पटल पर कैसे चीन का इमरजेंस हो रहा है, कैसे चीन बढ़ रहा है, इसके हर एक एंगल को देखिए। एक आर्थिक, तकनीकी, सैन्य और राजनीतिक महाशक्ति के रूप में चीन के उदय के परिणाम स्वरूप वैश्विक शक्ति संतुलन में एक कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिव या रचनात्मक बदलाव आया है, ठीक ना। मतलब ये बदलाव मतलब ये है कि जैसे पहले पूरे दुनिया में अमेरिका और रसिया का कब्जा था, मतलब कि टू पोलर दुनिया था, लेकिन उसके बाद फिर कुछ दिन अमेरिका का रहा। अब जो है ना अमेरिका से आगे चाइना निकलने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बदलाव है। अब चीन के उदय का क्या प्रमुख जो है इसका कॉन्सेप्ट या क्या इसमें एलिमेंट है, क्या पहलू है? देखिए, सबसे पहला इसका आर्थिक उभार बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। जीडीपी लगभग उसका 17.7 ट्रिलियन डॉलर, जो कि लगभग 18 ट्रिलियन के आसपास है, और 2028 तक ये बहुत जल्द ही अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। तकनीकी उदय, एआई हो, रोबोटिक्स हो, स्पेस टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे काम कर रहा है। सैन्य जो है ना दुनिया की सबसे सेकंड हाईएस्ट खर्चा करती है सैनिक पे। यहाँ पे जियोपॉलिटिक्स इसका, चाहे वो BRI हो, स्ट्रिंग ऑफ पल्स हो, और भी कई सारे कर रहा है। और राजनीतिक शक्ति का देखिएगा जो है ना एशियन डेवलपमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बैंक का जो है ये कहीं ना कहीं उसमें उसका प्रभाव है। तो वैश्विक प्रभाव देखिए, पूरे जो चीन का उभार से पूरे ग्लोबल सिनेरियो में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसमें देखिए सबसे पहला क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, दुनिया कहीं ना कहीं अब मल्टीपोलर होने की ओर जाएगा, और अमेरिका की शक्ति में गिरावट आ सकता है जब चाइना आगे बढ़ेगा। युद्ध जैसी स्थिति देखिए हमेशा बना रहता है। अभी देखिए बहुत ही मामला गड़बड़ हो जाता है कभी, अगर मान लीजिए ताइवान को लेके अगर जो कुछ अमेरिकी अगर वहाँ कुछ जाते हैं दौरा पर, तो लगता है अब युद्ध हो जाएगा। तो ये हमेशा स्थिति बना रहेगा, चाहे साउथ चाइना सी है या आपका इंडो पैसिफिक रीजन है। फिर साउथ चाइना सी में बता दिया, फिर जो ना आरसेप जो जिसमें कि आसियान और 5 देश जो चाइना है, साउथ कोरिया है, इस सब का जो एक ग्रुप है जो कि व्यापार को लेके इसमें चाइना शामिल है। इसको सबसे अधिक फायदा चाइना को मिलने वाला है। हालांकि इसमें इंडिया भी शामिल होने वाला है, इंडिया जो है कुछ जो है कारणों की वजह से इसमें नहीं हो पाया है। बाकी ऋण चाल, मतलब कि जो उसका डेप्थ जो है ऋण के जाल में, चाहे श्रीलंका हो या पाकिस्तान हो, सब फंस चुका है। अब देखिए इंडिया के लिए क्या जो निहितार्थ है, इसका क्या मीनिंग इंडिया के लिए है। इंडो पैसिफिक रीजन में विवाद बढ़ सकता है, क्योंकि चाइना अपना जब प्रभाव आएगा तो कहीं ना कहीं साउथ इधर आएगा, हिंद महासागर में आएगा। बॉर्डर रिस्क, हमारा सीमा पे जो है कहीं ना खतरा बढ़ेगा। उसके बाद चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक जो कॉरिडोर जो गया है, पाकिस्तान चाइना को जोड़ता है, वो कहीं ना कहीं हमारे देश की एकता एंड अखंडता के लिए खतरा है। फिर फार्मा सेक्टर, क्योंकि हम उसी पर डिपेंड है, वो भी खतरा हो सकता है। उसके बाद कहीं ना कहीं चाहे WHO हो या WTO हो या ब्रिक्स हो या जो है ना रशिया इंडिया चाइना जो संघ है या संघाई हो, इस सब में चीन का प्रभुत्व बढ़ेगा और भारत के पड़ोसी देशों को ये चाइना प्रभावित करेगा। अब इंडिया को इसमें क्या करना चाहिए, स्वयं को मजबूत करना पड़ेगा, पड़ोसी देश पर ध्यान देना पड़ेगा, और एशिया में शक्ति संतुलन की राजनीति पर बढ़ावा देना चाहिए। अब देखिए अभी हाल फिलहाल में भारत चीन सीमा विवाद काफ़ी चर्चे में रहा था। कल ही पेपर में आया है जो है ना 18वें दौर का बातचीत हो चुका है, जिसमें कोई विशेष जो है ना निष्कर्ष नहीं निकला है। और अभी रक्षा मंत्री चीन के आए हुए हैं, भारत में आए थे, वहाँ भी जो प्रस्ताव पेश चाइना की तरफ से किया गया था उसको इंडिया ने इंडिया अपनी सहमति व्यक्त नहीं किया। और अभी विदेश मंत्री S जयशंकर जी का कल परसों स्टेटमेंट भी आया है कि भारत चीन के बीच जो है ना संबंध समान नहीं होने का एक मुख्य वजह सीमा विवाद है। अगर आप ये सब बातें अगर कभी मेंस में अगर लिखेंगे तो ठीक ठाक नंबर मिलने का उम्मीद बनता है। अब यहाँ देखिए सिंपल इसमें आप क्या कर सकते हैं कि 1 जनवरी 2022 को चीन ने क्या किया था, एक लैंड बॉर्डर लॉ लागू किया है। ये नियम ये सिंपल ये कहता है कि चीन में सेना से लेकर स्थानीय अधिकारियों तक विभिन्न एजेंसियों की सीमाओं की रक्षा करने की जिम्मेदारी होगी। मतलब क्योंकि चाइना का सीमा जो है बहुत देशों से लगता है लगभग, तो उसकी जो जिम्मेदारी है वहाँ के सेना और वहाँ के लोकल अधिकारियों का है। अब देखिए इंडिया के साथ सीमा विवाद क्या आपको पता है, एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है LAC है, ये
ये तीन भाग में बटा हुआ। एक तो पश्चिमी लद्दाख में विवाद है, यहाँ पे अक्साई चीन के पास मध्य क्षेत्र जिसमें कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी विवाद है, और पूर्वी क्षेत्र जहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश को कहता है कि वो मेरा, चाइना बोलता है कि मेरा है, ऐसा करके वो दावा करते रहता है। तो 3 जगह आपको विवाद यहाँ दिखा सकते हैं मैप में। फिर यहाँ पर देखिए हाल की घटनाएं मई 2020 में आपको पता है गलवान घाटी में हुआ था, और यहाँ अभी 16वें 18वें दौर का बैठक हो गया, इसको लेटेस्ट में जोड़ लीजिएगा, 18 दौर का बैठक हो चुका है। बाकी तवांग घाटी में भी कुछ दिन पहले झड़प हुआ था थोड़ा बहुत अरुणाचल प्रदेश में, ये भी हाल की कुछ घटना है। बाकी जो है ना, अब इस सीमा विवाद का क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए एक तो पहली बात दिक्कत ये है कि चीन का जो है ना हमारे साथ जो हमारा व्यापार घाटा काफ़ी ज़्यादा है, मतलब लगभग 77 अरब डॉलर व्यापार घाटे में हम लोग चल रहे हैं। फिर पाकिस्तान के साथ चीन का मजबूत संबंध होना भी हमारे सही नहीं है, और क्वाड या I2U2 हम जो बना रहे हैं ये विवाद और बढ़ाएगा, क्योंकि चाइना कहीं ना कहीं I2U2 को तो उसके खिलाफ अपना मानता है या क्वाड को मानता है। और सीमा विवाद आखिर क्यों नहीं सुलझ रहा है, देखिए पहली बात तो जो क्षेत्र में जो विवाद है ये संसाधन युक्त है, कोई भी देश अभी रिसोर्स को छोड़ना नहीं चाहेगा, इसलिए नहीं सुलझ रहा है। चीन का बढ़ता कहीं ना कहीं शक्ति और संतुलन, उसको लगता है कि हम बहुत पावरफुल देश बन गए हैं। भारत का अमेरिका या जापान के साथ आना भी उसको कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता है, ठीक ना। मतलब कि इंडिया का अमेरिका और जापान के साथ जाना चीन को लगता है हमारे लिए खतरा है ये। अब वे टू फॉरवर्ड आगे हम क्या कर सकते हैं, विश्वास स्थापित करना चाहिए, खुला संवाद हो, व्यापारिक संतुलन को बराबर करने का प्रयास इंडिया को करना चाहिए। अब यहाँ अगला है भारत नेपाल संबंध, ये हमेशा चर्चा में रहता है। तो यहाँ चीन नहीं, भारत नेपाल होगा। भारत नेपाल ने 75 वर्ष के आधिकारिक राजनीतिक संबंध को चिन्हित किया है। नेपाल भारत का इम्पोर्टेंट पड़ोसी क्या है, देश है। अब देखिए सहयोग के क्षेत्र कहाँ कहाँ है, कॉर्पोरेट कहाँ पे हम लोग करते हैं भारत और नेपाल। आर्थिक में जब देखिएगा तो हमारा जो है लगभग $7 मिलियन का व्यापार होता है। नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक देश हम ही हैं भागीदार। 10 वर्षों में निर्यात लगभग 8 गुना हमारा उसके बढ़ा है, ठीक ना। रक्षा में देखिएगा हम सूर्य किरण शैल अभ्यास करते हैं और वहाँ की सेना का हम आधुनिकीकरण कर रहे हैं। जल संसाधन देखिए बाढ़ प्रबंधन है, जैसे कोसी नदी पर है, या हमारा एनर्जी समझौता भी भारत और नेपाल के बीच है। कनेक्टिविटी की जहाँ तक बात किया जाए, रक्सौल काठमांडू रेल बन रहा है। फिर जो BBIN जो नेटवर्क है जो उस पर भी हम लोग भारत भूटान बांग्लादेश जो है ना नेपाल, इसमें हम लोग हैं। फिर शिक्षा में देखिएगा नेपाली छात्र को हम यहाँ छात्रावास दिए हुए हैं, पढ़ाई करने आते हैं। कल सांस्कृतिक तौर पर अगर देखिएगा तो भारत नेपाल के रोटी बेटी का संबंध है। अगर आप जहाँ पे जो यूपी बिहार का जो सीमा लगता है और नेपाल और बिहार के और यूपी के बीच देखिएगा, वहाँ का शादी, नेपाल की लड़की शादी बिहार में, बिहार का नेपाल में होता है। इसको बोलते हैं रोटी बेटी का नाता है, ठीक ना। बाकी भारत के लिए क्या महत्व है, देखिए सामरिक अवस्थिति इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारा चाइना और भारत के बीच ये बफर स्टेट का रूप में काम करता है। भारत की आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण, अगर हमारा नेपाल के साथ रिश्ता गड़बड़ हो गया तो इस नेपाल की सीमा से आतंकवाद, ड्रग्स, ना जाने और क्या क्या प्रभाव हमारा यहाँ बढ़ सकता है, जो कि हमारे लिए सही नहीं होगा। विकास की परियोजनाएं भी कहीं ना कहीं बाधित हो जाएगा। अब विवाद देखिए क्या क्या है। नेपाल में कहीं ना कहीं चीन का बढ़ता प्रभाव विवाद का मुख्य बिंदु है। नेपाल में भारत विरोधी बयान दिए जाते हैं। अभी वहीं के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने राम जी को कहा कि ये तो मेरे राम जी मेरे हैं। तो ऐसे कुछ बयान जो है ना चीज़ों को ख़राब करता है। बाकी सीमा विवाद है, ठीक ना, काला पानी कुछ है, या और 1-2 नदी विवाद भी यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं। फिर लोगों की अप्रतिबंधित सीमा पर आवाजाही है। आपको पता है कि बॉर्डर जो है ना वहाँ पे कोई ज़्यादा रोक टोक नहीं है, और 1950 में शांति और मित्रता संधि के तहत जो है ना उसके वहाँ के लोग भारत और भारत को नेपाल जाते हैं। तो जो इस तरह से जो कोई बैन जो नहीं है, तो कोई भी जो है ना आ जाते हैं, जो आतंकवादी या और भी घटनाएं देश में घट जाती है। अब हमको आगे क्या करना चाहिए, आगे हमको यही करना चाहिए कि हमको जो है ना भारत नेपाल को जो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर काम करना चाहिए। विवाद को सुलझाने के लिए अलग से तंत्र विकसित हो और आर्थिक सहयोग पर काम करना चाहिए। ये सब हम करके जीवन को मतलब कि उसके साथ बेहतर हम कर सकते हैं। अब आइए इंडिया बांग्लादेश का संबंध में क्या है। भारत बांग्लादेश के बीच अनोखा संबंध है, समान इतिहास है, भाषा है लगभग। आज़ादी में भूमिका 1971 में हमने बांग्लादेश को कहीं ना कहीं आज़ाद करने में इंडिया का बड़ा रोल है। अब कहाँ कहाँ सहयोग की बात है, तो पहली बात आर्थिक इकोनॉमी जब देखिएगा
लगभग 10 अरब डॉलर के पास द्विपक्षीय व्यापार होता है। दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार यही है। भारत लाइन ऑफ क्रेडिट देता है, मतलब उसको कुछ पैसा हम लोग देते हैं। डिफेंस और सिक्योरिटी में देखिए तो मिलन और संप्रीति जैसा सैन्य अभ्यास होता है, हम उसको कई सारा सैन्य उपकरण दिए हुए हैं बांग्लादेश को। पर्यटन होता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा, परमाणु रिएक्टर बने हम उनका मदद कर रहे हैं, स्पेस में उनका हम मदद कर रहे हैं, सार्क का मेंबर है, बिमस्टेक में मेंबर है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक बहुत बड़ा हमारा वो देश है। सीमा प्रबंधन हम 2015 में हम लोग अदला-बदली कर चुके, मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन कुछ चुनौती पैसे क्या है, तीस्ता और नदियों के जल बंटवारे को लेकर है, चीन का वहाँ बढ़ता प्रभाव है, रोहिंग्या समुदाय मामला भी नहीं मतलब सॉल्व हुआ है, बढ़ती कट्टरता वहाँ है, ठीक ना। अब उठाए गए अभी हाल फिलहाल में क्या क्या कदम है भारत और बांग्लादेश के भी देख लीजिए। व्यापार को बढ़ावा, सीमा शुल्क में कटौती किया गया, बॉर्डर हाट लगता है वहाँ नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के साथ, ठीक ना। और हमने एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट भी बनाया है दोनों सीमा पर, दोनों देशों की सीमा पर। विकास में सहयोग कर रहे हैं, जैसे कि भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन है, वहाँ रूपपुर एक परमाणु संयंत्र लग रहा है, उस पर हम लोग सहयोग कर रहे हैं। कनेक्टिविटी, फैनी नदी पर एक ब्रिज बन रहा है, तो कहीं ना कहीं हम लोग कुछ बेहतर कदम कर रहे हैं। वे टू फॉरवर्ड में क्या होना चाहिए, सीमा प्रबंधन कीजिए, जल विवाद के लिए ज्वाइंट बैठक बुलाइए, आदमी से आदमी मतलब नागरिक कनेक्ट कराइए, और सार्क बिमस्टेक को फिर से जीवित करके चीज़ों को बेहतर करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है अमेरिका जो है ना आपका और इंडिया संबंध, देखिए क्या है, इसको मैं ओवरऑल कर देता हूँ। देखिए इंडिया अमेरिका मानव प्रयास के लगभग सभी क्षेत्रों को कवर करते हुए एक व्यापक वैश्विक जो है ना रणनीति साझेदारी का लाभ उठा रहे हैं। यह साझा जो है ना लोकतांत्रिक मूल्यों, कई मुद्दों पर हितों के साझाकरण व पीपल टू पीपल जीवंत संपर्क से प्रेरित है। और अभी वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण जी हैं वो गई थी अमेरिका के दौरे पे, तो वहाँ पर उन्होंने एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट लाइन बोला है कि भारत अमेरिका एक शांतिपूर्ण और जो है ना मतलब कि ना सामंजस्यपूर्ण वैश्विक समुदाय के लिए एक मजबूत नींव तैयार, मतलब एक बेसिक फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं भारत और अमेरिका संबंध। तो आप ये भी कोटेशन को कहीं ना कहीं डाल देखिए, पेपर पढ़ने का यही फ़ायदा होगा कि करंट अफेयर IR से आप हमेशा अपडेट रहिएगा। और मैं बोलता हूँ स्टेटमेंट का बहुत बड़ा वैल्यू अभी के ज़माने में बढ़ गया है। जैसे कि मोदी जी का एक स्टेटमेंट कि ये युद्ध का नहीं, मैं बार बोलता हूँ कितना मतलब कि जो है स्टेटमेंट इफेक्टिव है। तो आप किसी भी मंत्री का आप स्टेटमेंट आप कॉपी में जरूर लिखा करें। अगला देखिए यहाँ कहाँ हम लोग अमेरिका और हमारे बीच सहयोग क्या क्या है, देखिए इसको शॉर्ट में अगर समझना हो, पहली बात आतंकवाद को लेके, सामूहिक विनाश के हथियारों से निपटने को लेके हम लोग मतलब कि अगर कहीं कोई दुनिया अगर बहुत खतरनाक हथियार बना रहा था हम भी उसके खिलाफ है। फिर UNO में हमारा कुछ ना कुछ सहयोग है, आसियान में है, फिर G20 के मेंबर हैं, IMF में है, क्वाड के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हम लोग कर रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ा हमारा संबंध, जैसे कि एक लिमुआ जो लॉजिस्टिक को लेके एक एग्रीमेंट है, फिर कासा है, फिर बेका, इस जो रक्षा से जुड़े क्षेत्र के जो समझौते हैं हमने इसको किया है। फिर युद्ध अभ्यास चलता है, वज्र प्रहार हम लोग अभ्यास करते हैं, और 2+2 वार्ता मतलब कि वहाँ के रक्षा मंत्री विदेश मंत्री के बीच और यहाँ के बीच बैठक होता है। साइंस टेक और स्पेस में निसार हमने बनाया है, रक्षा उत्पाद हम उससे बहुत बड़ा खरीदते हैं। प्रवासी लोग हमारे वहाँ बहुत सारा ज़्यादा हैं। और आर्थिक में जब देखिएगा तो हम लोग कहीं ना कहीं द्विपक्षीय व्यापार लगभग 120 अरब डॉलर का होता है, और भारत सबसे अधिक निर्यात अमेरिका को ही करता है, और FDI का सबसे बड़ा स्रोत इंडिया में अमेरिकी कंपनी ही है। कुछ समस्या है, जैसे समस्या क्या है, आर्थिक में फार्मा पेटेंट पर कहीं ना कहीं दोनों कुछ असहमति है, ठीक ना। और अमेरिका इंडिया को निगरानी सूची में डाल दिया, मतलब वहाँ उसका कुछ अपना नियम है इसके तहत। बाकी भारत की टेरिफ प्रणाली जो कृषि में हम जो देते हैं सब्सिडी, वो अमेरिका को पसंद नहीं है। GSP के तहत भारत की विकासशील दर्जा उन्होंने छीन लिया, मतलब वहाँ वो प्रीफरेंस देता है उनका अमेरिका का करने, भारत अब विकासशील नहीं विकसित देश बन गया, उसका ऐसा तर्क है। बाकी कास्टा के तहत जो हम S-14 जो है ना, जो वायु रक्षा प्रणाली जो हम रूस से खरीद रहे हैं उस पर उसको आपत्ति है, लेकिन हाँ हमको थोड़ा सा वो छूट दिया है, ये है। बाकी आगे के हम इसमें क्या करना चाहिए, हाँ क्या करना चाहिए, देखिए इसमें एशियाई सुरक्षा, समृद्धि मतलब ग्रोथ, आतंकवाद और मुकाबला करने पर ध्यान देना चाहिए। जीरो कार्बन एमिशन पर हम लोग साथ काम कर सकते हैं, मतभेदों को दूर कर सकते हैं, इंडो पैसिफिक के लिए काम कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसा आप लिख सकते हैं। बाकी देखिए रक्षा सहयोग अगर अलग से पूछेगा अगर एग्जाम में, तो आप क्या लिख सकते हैं, 5 में हमने जो है ना असैन्य परमाणु साइन कर, एक ऐसा
एटॉमिक जो ना एग्रीमेंट, जिसमें उसका सैनिक प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि नागरिकों के लिए हम यूज करेंगे। 2010 में अमेरिका भारत सामरिक संवाद हुआ। 16 में अमेरिका ने भारत को रक्षा भागीदार देश बनाया था। 18 में उसने हमको स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथोरिटीज टियर 1 का एक दर्जा, जो बहुत बड़ा दर्जा है, ठीक ना। बाकी देखिए कुछ कुछ जो आपका एग्रीमेंट जो मैं आपका नाम दिया लीमोआ, ये जो सैन्य अड्डे के प्रयोग को लेकर है, उस देश का वो और हम दोनों का एक दूसरे का सैन्य अड्डा प्रयोग कर सकते हैं। बाकी काम का साथ जो है कहीं ना कहीं ये उच्च स्तरीय तकनीक का आदान प्रदान का समझौता है। और बेका कहीं ना कहीं जो जियो स्टेशनरी जो मैप है उसके चित्रों का प्रयोग इसमें किया जा सकता है। तो ये आपका ना कुछ ना क्या है संबंध भारत अमेरिका के बीच, क्या चुनौतियां, आप इसको लिख सकते हैं। बाकी देखिए ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें शॉर्ट आंसर भी आपका इजीली बन जाएगा, लॉन्ग तो बनेगा, शॉर्ट भी आप इसको लिख सकते हैं। बाकी अगला है भारत जो रूस संबंध है, इसमें देखिए क्या क्या है। रूस भारत का लंबे समय से विश्वसनीय मित्र रहा है। सहयोग कहाँ कहाँ है, परमाणु ऊर्जा आपको पता है कि तमिलनाडु का कुडुकुलम प्रोजेक्ट उसी के सहारे चल रहा है। अंतरिक्ष में देखिए ग्लानोस, वहाँ का जो जीपीएस प्रणाली है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, उसका हमने हेल्प लिया था। रिमोट फेंसिंग में है। बाहरी अंतरिक्ष समझौता हुआ है। और मानव अंतरिक्ष जो उड़ान हम लोग भरेंगे उसमें रूस काफ़ी मदद कर रहा है। बाकी साइंस टेक में इंडिया एशिया ब्रिज टू इनोवेशन एक चलता है, ठीक ना। फिर टेलीमेडिसिन में सहयोग है, डिजिटल लाइब्रेरी में है, ठीक ना। अगर रक्षा में देखिएगा AK-203 राइफल भी हम वहीं से खरीद रहे हैं। S-400 जो है ना वहीं से हम प्रणाली खरीद रहे हैं। आर्थिक में जब देखेंगे तो लगभग $9 अरब का व्यापार हो रहा है। भारत में रूसी कंपनी का निवेश है, ऊर्जा में, कोयला में, परमाणु ऊर्जा में बहुत ज़्यादा है। फिर भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है, चाइना और उसकी दृढ़ता को बैलेंस करने के लिए। अगर हम रशिया के साथ बैलेंस करेंगे तो चीन को हम कहीं ना कहीं बैलेंस कर सकते हैं। आर्थिक जो है ना हमारा दोनों कनेक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा, माइनिंग में हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, आतंकवाद से निपटने में। और कहीं ना कहीं रशिया हमेशा इस बात को सपोर्ट करता है कि नहीं, इंडिया को जो है ना अस्थायी सदस्यता का देश सदस्य मिलना चाहिए, ठीक ना। भारत का सबसे बड़ा निर्यातक भी है रक्षा में। चुनौती अब देखिए क्या है, रूस और चीन की बढ़ती सैन्य जो है ना साझेदारी हमारे लिए खतरा का विषय हो सकता है। रूसी रक्षा आपूर्ति और सर्विस के संबंध में भारत की चिंताएं हैं, मतलब उनसे जो हम सामान खरीदते हैं रक्षा, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और हिंद प्रशांत इंडो पैसिफिक या क्वाड के विचार की रूस द्वारा आलोचना की गई है, तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं एक समस्या पैदा कर सकता है। वे टू फॉरवर्ड में क्या होना चाहिए, यूरेशियाई देशों क्षेत्र और आर्कटिक अफगानिस्तान में सहयोग होना चाहिए। रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना चाहिए। यूएनओ को नियम आधारित बनाना चाहिए। आर्थिक सहयोग में जैसे कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर पर सहयोग करना चाहिए। यूरेशियाई जो संगठन है उस पर हमको सहयोग बढ़ाना चाहिए। ये सब हमको काम करके हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में 21वां भारत रूस बैठक में S-400 जो एक वायु रक्षा प्रणाली हम उस पर साइन हो गया है। उसके बाद 1971 में जब जो है ना शांति मित्रता और सहयोग संधि हुआ था, MiG-20 और उसी से हम लोग खरीदे हुए हैं। और 2021 से 2+2 वार्ता भी जो है ना हो रहा है विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के बीच में। तो ये रशिया के लिए इतना आपके लिए सफिशिएंट है। देखिए इतना जो मैं डिस्कस करूँ, कोई भी क्वेश्चन घुमा के अगर पूछेगा ना, फिर भी अगर इतना अगर देख लें आपका आराम से क्वेश्चन वहाँ से बन जाएगा, क्वेश्चन छूटने का सवाल पैदा नहीं होता है। फिर नेक्स्ट है भारत और UAE संबंध। ये काफ़ी चर्चा में रहा है इसलिए कि भारत UAE मतलब कि संयुक्त अरब अमीरात दोनों देशों के बीच सदियों पुरानी सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक संबंध के आधार पर दोस्ती मजबूत बंधन है। अब सहयोग कहाँ कहाँ है, आर्थिक में दोनों के बीच व्यापार लगभग जो है ना आपका $59 मिलियन होता है। तीसरा सबसे बड़ा देश है, भारत का दूसरा निर्यातक देश भी है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए हम इसी पर डिपेंड है, कच्चा तेल, LNG, LPG। डायस्पोरा हमारे बहुत सारे वहाँ रहते हैं, पीपल टू पीपल कनेक्ट होता है। रक्षा सुरक्षा में भी इंडो पैसिफिक रीजन में है, अभ्यास होता है। फिर आतंकवाद पर हम वो सहयोग करते हैं, तकनीकी भागीदारी है, रेड मून मिशन पे है। लेकिन क्या क्या चुनौतियां हैं, ऊर्जा की कीमत का निर्धारण, वो कभी तेल का दाम बढ़ा देता है, हमको दिक्कत हो जाता है। भारतीय मजदूर का वहाँ मामला मतलब वहाँ कभी जॉब को लेकर इशू हो जाता है, ठीक ना। वहाँ कई तरह के हमारे मजदूरों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। भारत में अल्पसंख्यक के साथ जो व्यवहार होता है कहीं ना कहीं जो ना UAE को हमेशा चिंता रहता है कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं, ऐसा कभी कोई होता है, हमेशा नहीं। बाकी भारत UAE एक अभी जो ना आप सेपा मतलब इसको एक तरह का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कह सकते हैं साइन हुआ है, जिसमें वस्तु सेवा में व्यापार,
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पे निवेश सब ये सब बढ़ेगा। तो ये समझौता को ध्यान रखिएगा, ठीक ना। अब देखिए ये जो समझौता इसका महत्व क्या है, महत्व यही है कि FTA का कि यह अफ्रीका या मध्य पूर्व या यूरोप को बाजार से हमको प्रवेश करा पाएगा। भारत में 1 मिलियन नए रोजगार पैदा हो सकता है, और जो गल्फ के जो देश हैं उसके साथ हमारा जो FTA साइन होने का आगे उम्मीद बढ़ सकता है। ये जो FTA का मेनली इसका प्रभाव है। बाकी इंडिया सेंट्रल एशिया का जो रिलेशन उसको हम लोग देख लेते हैं। भारत जो है ना मध्य एशियाई देश जो धर्मनिरपेक्ष बहुवाली और विविध और शांतिप्रिय समाज है। इनका इतिहास, संस्कृति, सभ्यता कहीं ना कहीं हजारों साल से हम पूरा जुड़े हुए हैं, ठीक ना, जो मध्य एशिया के देश जो हमारे हैं, ठीक ना। अब देखिए इसकी इंडिया के लिए मध्य एशिया का क्या इंपॉर्टेंस है, आर्थिक क्या है, लगभग $2 मिलियन का व्यापार होता है, और इसको हम लोग एक्सटेंडेड नेबरहुड का संज्ञा देते हैं ये मध्य एशिया के देश को, ठीक ना। फिर ऊर्जा में क्योंकि यहाँ प्राकृतिक संसाधन काफ़ी अच्छा है, उसमें हमारा है महत्वपूर्ण। जियो पॉलिटिक्स अगर देखिएगा तो ये ग्रेट गेम है रशिया के लिए, तो हमको यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे ये करता है, ठीक ना। बाकी समान चुनौती क्या है, नस्ली दबाव का वहाँ अवैध व्यापार होता है, वहाँ भी धार्मिक कट्टरता है, आतंकवाद है। कृषि में देखिए क्या महत्व है, वाणिज्यिक कृषि पर जो कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है, बैंकिंग, बीमा, विद्युत, IT और भी कई एरिया में निवेश हो रहा है। बाकी समस्या क्या है, खराब कनेक्टिविटी है, प्रतिकूल भौगोलिक भूभाग, क्योंकि यहाँ अगर जम्मू कश्मीर है, इधर जितना भी जो मध्य एशिया के देश हैं उसके साथ कनेक्टिविटी पर्वत पहाड़ में उतना अच्छा नहीं हो पाया। बाकी उधर चीन की उपस्थिति है और वहाँ की जो सुरक्षा परिस्थिति सही नहीं है, और वहाँ आंतरिक मुद्दे हैं उस एरिया में, चाहे शासन का हो या सीमा पर गतिविधियाँ हैं। अब देखिए भारत ने क्या क्या कदम उठाया है। कजाकिस्तान के साथ हम सुरक्षा समझौता किए हैं, कजाकिस्तान के साथ असैन्य परमाणु सहयोग किए हैं। तापी एक चल रहा है, तुर्कमेनिस्तान, अफगान, पाकिस्तान, भारत पाक के बीच एक पाइपलाइन। कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी हम लोग लाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय नॉर्थ साउथ ट्रांस जो है ना पोर्ट कॉरिडोर का समझौता हुआ है। चाबहार बंदरगाह हम उस इलाके में बनाए हैं। अगस्ताबाद समझौता हुआ। तो ये सब कहीं ना कहीं प्रयास करके जो है हम इस एरिया से जुड़ने का, सेंट्रल एशिया से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी आगे रहा यही, हमको अपनी सॉफ्ट डिप्लोमेसी पर काम करना चाहिए, वार्षिक सैन्य अभ्यास करना चाहिए, भारत यूरेशियाई आर्थिक संघ को मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए। बाकी देखिए वेस्ट एशिया में जिसमें जो देश हैं, जैसे कि इसमें इजराइल है, ईरान है, इराक, इसके साथ मेरा क्या संबंध है। भारत का पश्चिम एशिया के अत्यधिक निकट ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंध है, जिसको हम लोग एक्सटेंडेड नेबरहुड का हिस्सा मानते हैं, तो विस्तारित मतलब की पड़ोसी का। देखिए क्या महत्व है इन सब देशों का हमारे लिए। इजराइल के साथ हमारा रक्षा, कृषि, साइंस टेक संबंध है। ईरान के साथ वही अंतर्राष्ट्रीय नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट जो कॉरिडोर है, चाबार बंदरगाह वहाँ बनाए हुए हैं। ईरान के साथ हम तेल खरीदते हैं, ठीक ना। फिर सऊदी अरब में हज यात्री हमारे जाते हैं। जॉर्डन वहाँ रॉक फॉस्फेट प्रदान करता है, वहाँ खाड़ी देश उस इलाके में है। भारत ने दवाओं व चिकित्सा में कोविड वो लोग को भेजा है। भारत हाल ही में भारत में UAE से हमने FTA साइन किया। मतलब काफ़ी अधिक जो है ना इस वेस्ट एशिया का हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब कुछ बाधाएं हैं, जैसे कि इजराइल और अरब देश में हमेशा कहीं ना कहीं समस्या है। फिर चीन का बेल्ट रोड इनिशिएटिव उस एरिया में जा रहा है। कोविड-19 के वजह से उत्पन्न जो कहीं ना कहीं जो प्रोटेक्शन जो सब देश दे रहा है वो खतरा है हमारे लिए, क्योंकि हमारे देश के काफ़ी लोग उधर काम करते हैं उस एरिया में, और क्षेत्रीय विवाद और आतंकी संगठन वहाँ की बाधाएं है। अब आगे का क्या करेंगे, मध्यस्थ की भूमिका हमको निभानी चाहिए। इन सब देशों में अगर कोई गड़बड़ होता है तो मानवतावादी सहयोग होना चाहिए, और तेल का जो है ना विकल्प हमको ढूंढना पड़ेगा, तभी हम एक बेहतर जो है ना इन सब साथ कर पाएंगे। बाकी अभी देखिए रशिया यूक्रेन लड़ाई लगातार चल ही रहा है, अभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं रहा। 1 साल से अधिक हो गया, 1 वर्ष से ज़्यादा समय से वॉर चल रहा है। ये 24 फरवरी 2022 से स्टार्ट हुआ था। अब देखिए युद्ध के क्या वजह है। पश्चिमी देशों के लिए बफर जोन है यूक्रेन, रशिया, और ये इधर पश्चिमी इधर यूरोप का देश है, यहीं बीच में यूक्रेन है, तो बफर जोन है, इसलिए युद्ध हो रहा है। शक्ति संतुलन कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है। 1991 में यूक्रेन USSR से अलग हो गया था, जबकि रशिया कहता है तो मेरा ही भाग है। अलगाववादी आंदोलन जो है उस एरिया में जो है ना, जैसे कि डोनेट्स्क और लुहांस में है, यहाँ क्रीमिया पर कब्जा भी रशिया ने कर लिया था। और यूक्रेन कहीं ना कहीं नाटो का मेंबरशिप लेने के लिए उतावला है या चीज़ें चल, इसलिए रशिया को ये बात बुरा लगता है। और जैसे ही कहा कि इसको नाटो का देश बनाएंगे,
तो रशिया कहा कि यह रेड लाइन है, अगर जो बन गया मेंबर तो कुछ भी हो सकता है। ऐसा रशिया के जो है ना वहाँ के व्लादिमीर पुतिन ऐसा बोलते रहते हैं। बाकी रिस्पॉन्स टू द वॉर, मतलब पूरी दुनिया जो है ना इस युद्ध के तरफ क्या रिस्पॉन्स किया, पश्चिमी एशिया की प्रतिक्रिया क्या रही, उसमें पश्चिम देशों का जो है ना यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में प्रस्ताव पास किया गया उसके खिलाफ, रशिया के खिलाफ। फिर यहाँ भी सिक्योरिटी काउंसिल में प्रस्ताव पास किया गया। तो कहने का मतलब ये है ना, इन सब ने रूस पर बैन भी लगा। और भी G20 का मीटिंग अभी हो रहा है कहाँ, जापान में। वहाँ भी जो G20 के जितने विदेश मंत्री आपस में मिले उसने भी कहा कि नहीं, रशिया पर और प्रतिबंध आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये लिख सकते हैं आप जो लेटेस्ट में। देखिए मैं क्या IR पर डे चेंज होता है, ये आपको कहीं ना कहीं पेपर अपडेट करके रखना पड़ेगा। बाकी भारत की प्रतिक्रिया क्या है, सभी प्रस्तावों पर मतदान ना करने का निर्णय लिया भारत ने उसी समय से। हिंसा और गतिविधियों को तुरंत रोकने की बात भारत के प्रधानमंत्री भी कर चुके हैं। संवाद रास्ता, भारत सरकार हमेशा ये बात को करे, दोनों से बातचीत होना चाहिए। और यूक्रेन को मानवीय सहायता भी हम जो है ना कर रहे हैं, ये सब हमारी पॉलिसी। भारत की प्रतिक्रिया के समझ क्या समस्या, देखिए हम जो रिस्पॉन्स करेंगे रसिया अमेरिका के बीच हमको बैलेंस में, अगर हम रसिया के साथ जाते हैं अमेरिका बुरा मान जाता है, अगर यूक्रेन के साथ जाएंगे तो रशिया को बुरा लेते। वही इंडिया के साथ अभी विदेश नीति में ही प्रॉब्लम है, ठीक ना। रूस चीन का, अगर जो हम जाएंगे अमेरिका के ओर, यूक्रेन की ओर, तो रूस जाएगा चीन की ओर, हमारा रिश्ता गड़बड़ होगा, ठीक ना। रूस के साथ हथियार व्यापार हमारा होते तो भी रुक जाएगा। अब रूस यूक्रेन लड़ाई का पूरे दुनिया पर ग्लोबल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, पहली बात तो ये है पूरी दुनिया की GDP गिर रही है, मुद्रास्फीति बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अत्यधिक स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक प्रभाव बढ़ रहा है, कारफिल जनसंख्या युद्ध में फंस गए तो प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ठीक ना। नवाचार में कमी आ रही है, देश में ऋण में फंसा जा रहा है, उच्च टैक्स लगाया जा रहा है, और सैन्य खर्चे भी सब देशों के बढ़ रहे हैं, और गुटों का निर्माण है जो कि देश दुनिया के लिए बिल्कुल ही सही बात नहीं है। आप इसको ऐसे कर सकते हैं। फिर जो है ना देखिए, जो इंडिया अमेरिका चाइना जो त्रिकोण या ट्रेंगल क्या है, युद्ध अभ्यास का भी 18वां एक एडिशन हुआ था उत्तराखंड में, जो LFE जो है ना आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से जो है ना लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर है। चीन ने इसका विरोध किया था, ठीक ना। अब देखिए जो तीनों देश का जो है ना किस किस एरिया में जो है ना एक विचलन है, मतलब कि जो है ना अलगाव है संबंधों को लेकर। देखिए असंगत विदेश नीति, इसको अच्छे समझिएगा, बहुत अच्छा बात बता रहा हूँ, ठीक ना। चीन जो है ना भारत की तिब्बत नीति और अमेरिका की ताइवान नीति को खतरे के रूप में देखता है, ठीक ना, पहली बात तो ये। वहीं भारत चीन के पाकिस्तान संबंध को खतरे के दृष्टिकोण से देखता है भारत, ठीक ना। अमेरिका चीन को वैश्विक महाशक्ति के रूप में देखना नहीं चाहता है। मतलब आप देखिए तीनों का अपना अलग अलग कॉन्सेप्ट है, तो ये कहीं ना कहीं इस लोग का ना अनपैरेलल विदेश नीति है। तो ये सबसे बड़ा जो है ना विचलन का क्षेत्र है। फिर अमेरिका और भारत का निकटता कहीं ना कहीं जो है ना चीन को परेशान करता है। और चार जो रक्षा समझौता भी हम आपको बताया, लियोमा काम का सा, ये कहीं ना कहीं टेंशन का बात चाइना के लिए है। इंडो पैसिफिक अगर रीजन में आइएगा तो यहाँ पे चीन का बढ़ता प्रभाव अमेरिका और इंडिया दोनों के लिए खतरा है। स्ट्रिंग ऑफ पल्स है। फिर क्वाड समूह को चीन खतरा बता रहा है, अब ये भी I2E2 खतरा बता रहा है ये। फिर जो BRI है इसको ये पूरी दुनिया को जाल में डाल रहा है। इंडिया भी इसका विरोध करता है और अमेरिका भी करता है। शक्ति जहाँ तक संघर्ष स्ट्रगल की बात है तो चीन भारत को एशियाई प्रतिद्वंदी मानता है। चीन कहता है कि नहीं एशिया का प्रतिद्वंदी भारत है, लेकिन चीन जो है ना अमेरिका को वैश्विक प्रतिद्वंदी मानता है। ये देखिए कितना जो है चीज़ें हैं बेहतर है। बाकी बहुपक्षीय जो मंच है कैसे कैसे संबंध है गड़बड़ है। चीन भारत को UNSC की सुरक्षा परिषद में उसको दूर रखना चाहता है, जबकि अमेरिका चाहता है कि नहीं इसमें है। देखो कितना तीनों देशों को संबंधों के देखिए जाल को पहचानिए कितना मतलब की चीज़ें हैं। और जब तक आपका इसमें कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो तब तक आप किसी भी आंसर को अगर इस टॉपिक पर आप नहीं लिख पाइएगा। और व्यापार और इसमें चीन फायदे में दोनों देशों से, अमेरिका से भी और इंडिया से भी, तो ये उसके लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। बाकी कहाँ कहाँ जो है ना कन्वर्जेंस मतलब कहाँ कहाँ विदेश नीति आपस में ओवरलैप करती है। पहला व्यापार वाणिज्य दोनों तीनों देशों का आपस में है, कोई दिक्कत नहीं है। निवेश भी है, चाइना का भी अमेरिका भी तीनों देश कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शांति स्थिरता में सब लोग इन लोग को साथ है, ठीक ना। पर्यावरण चुनौती सबके लिए है। और बहुपक्षीय चाहे ब्रिक्स हो या संघाई में जो है ना आपका इंडिया भी और जापान भी चीन भी है।
बाकी G20 का भी मीटिंग हो रहा है, ये बहुत ही फेमस टॉपिक, इसको अच्छे से देख लीजिए। देखिए सर G20 क्या है, इसकी स्थापना 1999 में जो ना एशियाई वित्तीय संकट के समय हुआ था। ये वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर फोकस करती है। इंटरनेशनल लेवल इसका आर्थिक सहयोग इसका मकसद है। वर्ल्ड के इकोनॉमी का 80% ये पार्टिसिपेट करता है। फिर 75 जो इंटरनेशनल ट्रेड को करता है और 60% पूरे दुनिया का यहाँ आबादी है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ अभी G20 का जो मीटिंग जो पिछले साल जो 2022 का वो बाली इंडोनेशिया में हुआ था, वहाँ एक बाली डिक्लेरेशन घोषित हुआ है। ये 17वां समिट था। इसका थीम था रिकवर टुगेदर रिफर्स स्ट्रॉन्ग, मतलब एक साथ मिलकर हमने किसी चीज़ की रिकवरी कर सकते हैं। मतलब G20 इसमें क्या हुआ, G20 ने कहा रशिया यूक्रेन पर चर्चा किया और रूस की सेना वापसी हो ऐसा कहा। फिर वैश्विक खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने का इसमें बात हुआ है, देख लीजिएगा। बाकी जो महामारी में एक फंड स्थापित करने की भी बात हुई है। अब देखिए G20 की अध्यक्षता में कॉन्सेप्ट आता है ट्रोइका। ये पूछ सकता है शॉर्ट में क्या है, ये देखिए 23 में भारत है, इसके पहले कौन था, इंडोनेशिया, और आगे कौन बने, ब्राजील। इसी को बोलते हैं ट्राइक, 3 देश को, ठीक। अगला है G20 के समक्ष भारत की क्या प्राथमिकता है, क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए। पहला बात हरित विकास, ग्रीन डेवलपमेंट का, जलवायु पोषण का और लाइफ का, त्वरित और सामाजिक वृद्धि का, जो सतत विकास लक्ष्य को प्राप्ति करने का, तकनीकी और डिजिटल विकास करने का, बहुपक्षीय संस्था सुधार करने का, ठीक ना, महिलाओं के नेतृत्व में विकास करने का, वैश्वीकरण के खिलाफ जो प्रतिक्रिया हो रही, चाहे ब्रेक्जिट हो, व्यापार युद्ध हो, WTO में अपीलीय जो वहाँ निकाय नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं G20 के समय भारत की प्रमुख जो प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, इन सब समस्याओं को दूर करने का होना चाहिए। आगे यहाँ पे है वर्तमान में G20 का क्या इंपॉर्टेंस। देखिए जियोपॉलिटिक्स जब देखिएगा, दुनिया के 19 देश और एक यूरोपीय यूनियन, मतलब उसमें भी और कई देश है शामिल है इसमें। पहली बात आर्थिक मुद्दे, चाहे वित्तीय संकट हो, वैश्विक संकट हो, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था में सुधार की बात हो, इंटरनेशनल टैक्स पालन, ये सब कहीं ना कहीं सब करेगा। फिर जो है ना विकसित और विकासशील देशों की पैरवी कर सकता है भारत, ठीक ना, और सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में भी ये आपको कहीं ना कहीं सहायक है। बाकी इसके सामने क्या क्या समस्या देखिए। पहली बात हमारी आंतरिक गवर्नेंस संबंधी चुनौती, मतलब कि G20 का कोई सचिवालय नहीं है, कौन मेंबर बनेगा कौन नहीं बनेगा, किसको क्या है उसका कोई नियम नहीं है, कोई आचार संहिता नहीं है, कोई नियम नहीं, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। अगर जैसे कोई देश अगर इस नियम का अगर नियम ही नहीं है उसका उल्लंघन भी नहीं होगा, इसलिए ये दिक्कत है। बाकी जियोपॉलिटिक्स जो है ना आपका तनाव है, चाहे अमेरिका चाइना हो या रशिया रूस का लड़ाई हो, तो ये भी चीज़ है, संकट है। बाकी जलवायु परिवर्तन जहाँ तक बात है कि उसमें भी मतभेद है विकसित और विकासशील देशों के बीच। अब देखिए इंडिया का जो अभी G20 का अध्यक्षता कर रहा है, इसका क्या थीम है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, मतलब वसुधैव कुटुंबकम। यह थीम पृथ्वी पर सभी जीवों के मूल्य की पुष्टि करती है। इसके अतिरिक्त यह व्यक्तिगत जीवन शैली के साथ साथ सार्वजनिक राष्ट्रीय विकास के स्तर पर भी पर्यावरण के लिए जीवन शैली को रेखांकित करता है। ये जो है इसका थ्री शॉर्ट में पूछ सकता है। बाकी आगे का रहा वही है, फ्रेमवर्क में सुधार करना, आंतरिक विभेद को समाप्त करना, G20 को गए और भी लोगों तक पहुँच करना, ये सब है। बाकी जो है इसमें एक है बिमस्टेक, बे ऑफ बंगाल देख लीजिए, सॉरी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी फैक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ये कब बना, 1997 में बैंकॉक जो है थाईलैंड में है, उसके घोषणा पत्र से बना था। ये 7 देश है, नेपाल जो है, बांग्लादेश है, बांग्लादेश है, भारत है, भूटान है, थाईलैंड है, म्यांमार और श्रीलंका है। इसका उद्देश्य क्या है, तीव्र आर्थिक विकास करना, इन क्षेत्रों का सहयोग करना, बंगाल की खाड़ी से गरीबी खत्म करना और कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी स्थापित करना। इसका देखिए इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए क्या है, या इसका क्या है देख सकते हैं यहाँ पे। पहली बात तो है इसमें क्या है आपका, हाँ, कि वर्ल्ड के पॉपुलेशन का 22% आबादी यहाँ रहता है, GDP का 3.8 ट्रिलियन डॉलर रहता है टोटल फॉर है यहाँ, ठीक ना। 1/4 व्यापार जो है बंगाल की खाड़ी से होता है पूरी दुनिया का, और 6 फोकस एरिया इन लोगों ने सेलेक्ट किया बिमस्टेक देशों ने, व्यापार, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट और पर्यटन और मतस्य पर काम करेगा। इंडिया के लिए क्या अगर इंपॉर्टेंट है, कनेक्टिविटी लिंक होगा, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट, क्योंकि इसमें थाईलैंड भी है, बांग्लादेश भी है। उसके बाद जो है पूर्वोत्तर के विकास सेतु का काम करेगा ये, इनके साथ जुड़ना। ब्लू इकोनॉमी पर ये सहयोग हो सकता है, समुद्री सुरक्षा हो गया, चीन प्रभाव से निपटने के लिए और आर्थिक सहयोग करने विकास के लिए। बाकी ये बिमस्टेक सार्क से क्यों बेहतर है, देखिए सार्क का ना वो बैठक उसका नहीं होता है, ठीक है। यहाँ देखिए क्या है, इसका जो इंक्लूसिविटी था, मतलब जो समावेशिता है ये ज़्यादा है इसमें, जो है ना यह जो है ना कई इसमें और भी देश शामिल हो सकते हैं, लेकिन सार्क में ऐसा नहीं है। अप्रोच इसका काफ़ी अच्छा आर्थिक और तकनीकी, इसलिए कहीं ना कहीं पॉलिसी फोकस है, कनेक्टिविटी को लेके, एक्टिव पॉलिसी को लेके, व्यापार को लेके, इसमें शक्ति संतुलन हो रहा है। और जो कहीं ना कहीं विकास जो है ना
ठीक ढंग से हो रहा है। और जो है ना ये सब आपका इसका ना सार्क जो है ना बिमस्टेक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सार्क से। ये हो गया। आगे के राह में बिमस्टेक में क्या हो सकता है, कनेक्शन बढ़ाइए, ठीक ना, सांस्कृतिक संबंध बढ़ाइए, वीज़ा बढ़ाइए, FTA पर फाइल कीजिए और विवाद समाधान के लिए एक तंत्र की स्थापना करनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें आपका है आपका ग्रुप ऑफ 7, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी इसका जापान में इस साल का मीटिंग हो रहा है, ध्यान रखिएगा। पिछली बार जर्मनी में हुआ था, इसके पहले शायद ब्रिटेन में हुआ था। इसमें PM मोदी जी भी शामिल हुए थे, मतलब एक आमंत्रित देश के रूप में, ठीक। तो इसमें देखिए क्या बातें निकल के सामने आई G7 में। पार्टनर फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट स्कीम लॉन्च किया है इन देशों ने चाइना के बेल्ट रोड इनिशिएटिव को बैलेंस करने के लिए, ठीक ना। 27 तक 600 मिलियन का फंड जुटाया जाएगा और इसे BROH चाइना के बैलेंस पर देखा गया। इमिशन में कमी लाने की बात किया गया। फर्क जो बनेगा डीकार्बोनाइज्ड बनेगा, मतलब वहाँ कार्बन का उस पर नहीं होगा। 35 तक ग्रीन हाउस गैस को समाप्त करेगा ऊर्जा क्षेत्र में लोग, ठीक ना। बाकी लाइफ कंपेन इसमें मोदी जी ने दिया है। और भारत ने अमीर गरीब देशों के बीच ऊर्जा वितरण की आवश्यकता पर बल दिया। भारत का है ये क्या है भाई G7 दुनिया के 7 विकसित और औद्योगिक देश हैं। इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, UK और आपका जो है ना आपका ये USA है। और इसमें जापान नहीं छूट गया, जापान जोड़ दीजिएगा। बाकी 46 शेयर ऑफ वर्ल्ड GDP है, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है ना 1/10 पॉपुलेशन है पूरी दुनिया का इन सब मिला के देशों का। और 25% पूरे कार्बन डाइऑक्साइड का ये लोग एमिशन करता है। G7 में इंडिया का जो इन्वाइट किया गया, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। भारत के पास अब बड़े अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे में योगदान देने को ये तैयार है, इसका ये बता रहा है, ठीक ना। IMF, वर्ल्ड बैंक जैसी संस्था भारत से बात करने को तैयार भी और सुनने को भी मेरा बात तैयार है। फिर समस्या क्या है कि रशिया को लड़ाई है, वही आंतरिक सहमति का इन देशों में अभाव है। इमर्जिंग ऑफ चाइना कहने का दिक्कत है इन लोगों के लिए। वैश्विक समस्याओं से निपटने में एक कमज़ोर प्रगति इसकी हो, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके हो या आतंकवाद को लेकर। तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, G7 का 2021 में जो बैठक हुआ था उसमें एक कॉन्सेप्ट आया था बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। ये कहीं ना कहीं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहीं लिए उसको बैलेंस करने के लिए आया था। चाइना बेल्ट रोड इनिशिएटिव लाया है 2013 में। इसमें सिल्क रोड इकोनॉमिक कॉरिडोर है और एक समुद्री लेवल पे। इसको मैं किसी दिन और अलग वीडियो में BRI को अच्छे से डिस्कस करूंगा, ठीक ना। बाकी WTO का जहां तक बात है, WTO का भी हाल ही में 12वां बैठक 2012 में जून में शायद हुआ है जिनेवा में, ठीक ना। इसमें देखिए WTO कहीं ना कहीं जो आपका जो गैट जो नामक संस्था थी, ठीक ना, उसका जो है ना ये आपका जो है ना उत्तरवर्ती संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियम को फिक्स करना। अभी जिनेवा जो हुआ है बैठक, उसमें एक जिनेवा पैकेज में क्या कहा गया है, अगले 4 साल के लिए इलीगल, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड तरीके से मछली पकड़ने हेतु नुकसान सब्सिडी पर रोक लगना चाहिए। विकासशील या अल्पविकसित देश जो इकोनॉमिक जोन के भीतर सब्सिडी दे सकता है, साथ ही तकनीक भी प्राप्त, मतलब कि कुछ छूट दिया गया है जो कि विकासशील देश है इंडिया सब के लिए, जो ना अपना जो उसका जो आर्थिक क्षेत्र के अंदर जो सब्सिडी अपने की मतलब कि मत्स्य जो मछली जो पालन करते हैं कि उसको दे सकते हैं। देखिए इसमें एक सिंपल सा बात ये है कि मछली पालन, देखिए सब्सिडी का मतलब कि अगर कोई सरकार वहाँ के किसानों या वहाँ के मछुआरों को सब्सिडी प्रदान करेगा तो किसान या जो आपका जो मछुआरे हैं उनके लिए तो कुछ इनपुट प्राप्त हो गया, तो वो सस्ते दाम में अपना जो है सामान पूरी दुनिया में बेच सकते हैं। यही बात अमेरिका या अन्य देश को लगता है कि नहीं, भारत अधिक सब्सिडी दे देता है जिससे इसका सामान सस्ता हो जाता है, जिसका पूरे दुनिया में इसके सामान अधिक बिकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बाकी वैश्विक खाद्य सुरक्षा जहाँ तक बात है, UNO के विकास खाद्य कार्यक्रम के तहत खरीदे गए खाद्य निर्यात में इन लोग को छूट मिला है, ठीक ना। जो ई-कॉमर्स का जो है सीमा शुल्क पर रोक लगा दिया गया है, कब तक, 31 मार्च 2024 तक। कोविड-19 वैक्सीन का उत्पादन 5 वर्ष के लिए अनिवार्य लाइसेंस पर छूट दिया गया है, पेटेंट पर छूट दिया गया है। और स्वच्छता और पादप स्वच्छता घोषणा, मतलब कि जब भी कोई चीज़ चाहे उत्पाद हो या बिक्री हो तो उस पर जो है कहीं ना कहीं साफ सफाई का ध्यान रखा जाए, ऐसा इसका घोषणा हुआ है। बाकी देखिए WTO के तहत जो प्रमुख समझौते कौन कौन से, एक तो है जो है ना एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। इसमें सिंपल सी बात है, बाजार तक पहुंच होनी चाहिए सबकी बाज़ारों की, पूरी दुनिया के बाज़ारों की।
घरेलू समर्थन होना चाहिए और निर्यात संबंधी सब्सिडी का मुद्दा है। जैसे हमारे एमएसपी जो हम लोग देते हैं तो अमेरिका को लगता है नहीं हम एमएसपी ज़्यादा दे रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी ट्रिप्स है जो कि कॉपीराइट ट्रेडमार्क को रेगुलेट करता है। फिर वही स्वच्छता और पादप के उपाय के इसमें समझौता है। फिर एक है व्यापार की तकनीक बाधाओं पर एक समझौता, इसको टीबीटी बोलते हैं। एक ट्रिम्स है, ये व्यापार से संबंधित निवेश की बात करता है। और ये गेट्स है, ये सर्विस की बात करता है, मतलब कि एग्रीमेंट ऑन ये सर्विस है, ठीक ना, जनरल एग्रीमेंट एंड जो है ये सर्विस पर। ये अलग अलग जो समझौते हैं कृषि को लेके, आपको जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेके, स्वच्छता को लेके, आपको ये व्यापार तकनीक को लेके, निवेश को लेके, और फिर आपका सर्विस, अलग अलग समझौते पर इस देश अपना मीटिंग करता है। और यही सब मेन में इसका क्या है मुद्दा है। अब जिनेवा पैकेज जो घोषणा, इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 4 वर्ष का जो छूट दिया है मत्स्य में, ये इंडिया के लिए तो पर्याप्त नहीं, इसको और मिलना चाहिए। खाद्य निर्यात छूट से हमारा कहीं ना, देखिए इसमें में कहा गया कि सब देश अपना खाद्य निर्यात करेगा, इससे हमारा जो ना अपना घरेलू संकट हो सकता है और वैश्विक उत्पादन को, हाँ वैक्सीन में जो कि पेटेंट का कोई रूल नहीं है तो हमको इसमें फ़ायदा हो सकता है। अब WTO इंडिया के लिए, हाँ WTO में भारत के लिए कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो कभी तक सुलझे हुए नहीं हैं? कृषि सब्सिडी का मामला बहुत ही गड़बड़ है, मतलब कि WTO भारत के MSP जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस कार्यक्रम को व्यापार बाधा के रूप में देखता है, क्योंकि अमेरिका को लगता है कि हम 10% से अधिक दे रहे हैं, जबकि नियम है 5% का। लेकिन हाँ इंडिया को इसमें ना पीस क्लॉज के तहत छूट, एक पीस क्लॉज एक कॉन्सेप्ट है, उसके तहत इंडिया को इसमें जो छूट मिला है वो 10% से अधिक भी अपने किसान को सब्सिडी दे सकता है। व्यापार की तकनीकी और स्वच्छता, जो कि एक बार क्या हुआ था कि यूरोप के कुछ देशों ने हमारे आम या और कुछ फलों को खरीदने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि उसने आरोप लगाया कि भारतीय लोग साफ सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं। कितना मतलब गलत बात है। बाकी पर्यावरण और श्रम मानक के मुद्दे को भारत शामिल नहीं करना चाहता है, ठीक ना। GI की पहचान, मतलब कि घरेलू स्तर पर दी गई GI वस्तु की मान्यता वैश्विक स्तर पर नहीं हुई, मतलब कि हम चाहते हैं कि जो हम जो GI का टैग देते हैं वो आप लोग उसको एक्सेप्ट करें, ऐसा भी वहाँ नहीं हुआ। बाकी निवेश को सुविधाजनक बनाना, ट्रिम्स के तहत अभी कुछ प्रॉब्लम है। और पब्लिक स्टॉक होल्डिंग को का अस्थायी समाधान चाहते हैं, मतलब कि जो खाद जो है उसका हम लोग जो स्टोर कर सके, इसका कुछ मामला जो है ना गड़बड़ है, इसको आप देख लीजिएगा। बाकी WTO की नीति का इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है? देखिए पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा है, हमारे निर्यात में वृद्धि हुआ है, वस्तु और सेवा दोनों का हुआ है। सर्विस सेक्टर में निर्यात बढ़ा है, कृषि निर्यात बढ़ा है, निवेश भी हमारे यहाँ ज़्यादा आ रहा है। निगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा है कि टीम जो प्रॉपर्टी राइट के जरिए हमारा पेटेंट जो है ना सही से नहीं हो रहा है। बाकी औषधि क्षेत्र में समस्या, कृषि क्षेत्र में हमारा समस्या। ये ना क्वेश्चन पूछा जाएगा 64 में कि WTO का क्या प्रभाव भारत में, तो निगेटिव आप पॉजिटिव दोनों आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, ठीक है ना। बाकी देखिए WTO के सामने क्या क्या समस्या है। चीन की नीतियों के खिलाफ प्रभावहीन है WTO का जो अपीलीय निकाय जो अगर इन सब देशों में अगर कोई विवाद होता है, एक अपीलीय निकाय है, उसका जो ना लगातार मीटिंग नहीं होता, उसमें न्यायाधीश नहीं होते हैं और निर्णय लेने के लिए लंबी प्रक्रिया है। नेक्स्ट है सॉफ्ट पावर। विदेशी मामलों में जो है ना संसदीय अस्थायी समिति की एक रिपोर्ट अभी आया है जिसका शीर्षक है भारत की सॉफ्ट पावर एंड सांस्कृतिक कूटनीति संभावना और सीमाएं क्या क्या। अभी संसदीय समिति का रिपोर्ट आया। देखिए सॉफ्ट पावर, देखिए पावर 2 तरह का होता है विदेश में, एक होता है हार्ड पावर, एक होता है सॉफ्ट पावर। हार्ड पावर मतलब कि आप सैन्य बल का प्रयोग कर रहे हैं, युद्ध का प्रयोग कर रहे हैं और इसमें आर्थिक संसाधन पर आप किसी पर निर्भर हैं। इसका परिणाम तत्काल तो मिलेगा लेकिन छोटी अवधि के लिए मिलता है। लेकिन जो सॉफ्ट पावर होता है ये अपील और अट्रैक्शन पर आधारित होता है, कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता, संघर्ष नहीं होता, लंबा परिणाम निकलता है और इसमें सम्मान भी बढ़ता है। अब इंडिया का सॉफ्ट पावर का टूल क्या है, साधन क्या? पहला, हमारा कल्चर बहुत अच्छा है। संस्कृति मंत्रालय ने लगभग 119 द्विपक्षीय समझौते पूरी दुनिया के साथ किया है, हमने अलग देशों के साथ। प्रवासी लगभग 3 करोड़ प्रवासी पूरी दुनिया में फैले जो हमारा इंडिया का झंडा बुलंद कर रहा है। बाकी प्रमुख कार्यक्रम, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं हम लोग। पर्यटन को लेकर अतुल्य भारत स्कीम है, बौद्ध सर्किट है, आयुर्वेद है, योग है, औषधियाँ पूरी दुनिया हम लोग करते हैं। संसदीय लोकतंत्र है, संसदों की यात्रा हमारे यहाँ होती रहती है। फिर मीडिया और सिनेमा है, DD इंडिया है और भी मनोरंजन कार्यक्रम होता है। खेल है, क्रिकेट है, हॉकी है, शिक्षा है, छात्रवृत्ति से हम लोग देते रहते हैं। लेकिन फिर भी सॉफ्ट पावर में क्या समस्या है? चाइना हमसे अधिक सॉफ्ट पावर पर खर्चा करता है, हम उसका कुछ बहुत ही कम हिस्सा करते हैं। मतलब कि उचित समय पर हम निर्णय नहीं ले पाते हैं, बजट कम है, हर एक मंत्रालय में कोऑर्डिनेशन की कमी है और हमारे यहाँ गरीबी या हत्या से ऐसे मुद्दे हैं जो कि खतरे वाली बात है। और ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 22 में इन चाइना चौथे पर है और देखिए हम इंडिया
तो 29 में बहुत ही पीछे हम लोग हैं, ठीक ना। ये है बाकी चाबहार पोर्ट या जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन जो कॉरिडोर है, चाबहार बंदरगाह से बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका। देखिए क्या है, ईरान के जो है यहाँ पे देखिए, अगर जब इंडिया है, ये पाकिस्तान या ईरान है, ईरान के इस जगह जो है हम लोगों ने इसके दक्षिण पूर्वी हिस्से में ओमान की खाड़ी में जो है ना एक चाबहार बंदरगाह बनाया है। अफगान, पाक और भारत के नज़दीक है ये, मध्य एशिया का द्वार है ये, ठीक ना। भारत, अफगानिस्तान, ईरान में ने 2016 में ही इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर पर समझौता किया है। इसमें चाबहार बंदरगाह से अफगानिस्तान होते हुए ये हम वहाँ तक रशिया तक जा सकते हैं। ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। देखिए इसका महत्व वही है कि भारत ईरान के बीच कहीं ना कहीं राजनीतिक और सैन्य संबंध स्थापित होगा। चीन पाकिस्तान को हम बैलेंस कर पाएंगे। पश्चिम और मध्य एशिया तक हम पहुंच जाएंगे। ग्वादर बंदरगाह बगल में ही चीन जो पाकिस्तान में बनाया है, पाकिस्तान में चीन ने ग्वादर बंदरगाह बनाया, उसके बहुत ही नज़दीक हम लोग हैं, ठीक ना। ये भी हमारे ठीक है, मानवीय कार्य हम इसके जरिए कर सकते हैं। और इंडो पैसिफिक रणनीति का कहीं ना कहीं चाबहार बंदरगाह एक मेरा हिस्सा है। बाकी चुनौतियाँ क्या है, ईरान का रुख कहीं ना कहीं चीन की ओर हो जाता है। वित्त पोषण की कमी इस फंड मतलब इस प्रोजेक्ट में हो जाता है। अमेरिका द्वारा जो चीन पर कई बार प्रतिबंध लगाने से भी स्थिति असहज हो जाती है। देखिए अगला है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट जो कॉरिडोर है, ये देखिए ए प्राइस है, लंबा सा है, ठीक ना। तो इसमें है 7200 किलोमीटर है। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है। रूस, भारत, ईरान, दुनिया के लगभग 13 इस इलाके 13 देश में शामिल है। फारस की खाड़ी होते हुए हिंद महासागर को यहाँ कैस्पियन सागर से जोड़ने का एक कॉन्सेप्ट है। और ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है पूरे यूरोप और एशिया रशिया तक पहुँचने का, ठीक ना। तो ये देखिए पूरा का पूरा जितना भी टॉपिक है वो मैं करा दिया। बाकी जो इसमें नहीं कराया हूँ, जो छूट गया, तो आप जाके प्रीवियस जो जितना भी मैं लेक्चर लिया हूँ उसमें आपको कहीं ना कहीं ये 5 टॉपिक जो है आपको वहाँ पे मिलेगा। बाकी मैक्सिमम जैसे कि ये आपका है नेम है, करा दिया हूँ पहले ही, ये 100 भी करा दिया हूँ, ठीक ना। तो ये आपका पिछले एक साल का जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट था आईआर का, उसको मैं करा दिया। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अच्छे से देखें, इसका पीडीएफ नीचे डाउनलोड कर लें, ठीक ना, वहाँ से। और ये आगे जब 68 जब मेंस हो जाएगा उसके बाद और भी जो ना आईआर का हम लेक्चर ला देंगे। बाकी अभी 68 के लिए या 69 के लिए अभी इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का एक वीडियो लाऊंगा, जिसमें कि पूरा एक ही में कंप्लीट कर दूँगा। वो वीडियो आपको 1 या 2 दिन में मिल जाएगा। बाकी जहाँ तक एसे का बात है, एसे का भी काफ़ी सारा वीडियो मैं मॉडर्न फॉर अपने यूट्यूब पर शेयर कर दिया हूँ, आप उसको देखें, मैं अपलोड कर दिया हूँ। बाकी जहाँ तक देखिए मेंस आंसर राइटिंग की बात है, वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, चेक कराना पड़ेगा। तो बाकी मेंस आंसर राइटिंग के लिए अगर आपको अच्छा लगता है ये प्रोग्राम, आप यहाँ से जुड़ सकते हैं, आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। बाकी इसका पीडीएफ आपको इस लेक्चर का हिंदी में मिल जाएगा। बाकी जो है जब मेंस जब हो जाएगा 68 का, उसके बाद हम लोग जो है ना अलग से पीटी का भी बैच लॉन्च करेंगे 20 मई के बाद, जिसमें एनसीईआरटी बेस्ड जो क्लास 6 to 12 पूरा एनसीईआरटी कवर करेंगे लगभग 1 से 1.5 महीने में। मतलब कि 30 सितंबर के पहले एनसीईआरटी बेस्ड, बाकी जितने भी बेसिक बुक है, चाहे स्पेक्ट्रम हो, लक्ष्मीकांत हो, सबका पीटी के लेवल वीडियो क्लास आएगा। वो आगे आपको नॉलेज जानकारी पता चलेगा। हाँ अभी मेंस पढ़ने का है, मेंस पर अधिक फोकस करना चाहिए। बाकी हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।